और अब बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। यूपी का चुनाव बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने साफ कर दी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुण सिंह ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को भी उन्होंने खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। यूपी से आप आते हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के। उत्तर प्रदेश में बार बार ये अटकलें लग रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी जो है अगला चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। चुनाव करीब है, लगभग 6 से 7 महीने में होने उत्तर प्रदेश में। तो क्या लग रहा है, क्योंकि अंदर से भी कहा, दिनेश मौर्य जो है पहले कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमांड तय करेगी अगला चेहरा कौन होगा। आपका क्या कहना है? मुझको नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कभी कहा है। देखिए, कुल मिलाकर के ये मीडिया के अटकले है और कुछ धरातल पे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे? सर बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। He will not be replaced before the next election. I said he is our chief minister, he will remain chief minister. तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर एक कंफर्मेशन बड़े नेताओं के बयान में दिखाई दे रहा है। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही डिप्टी सीएम पद को लेकर सहयोगी पार्टियां तेवर दिखाने लगी हैं। निषाद पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनके अध्यक्ष संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाया जाए। निषाद पार्टी ने बाकायदा चिताया कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो निषाद वोटर हाथ से निकल जाएंगे। कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1937 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आ भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है। और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है अभी 2019 में, और 40 सीटों पर है। तो नहीं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना। पंजाब में कांग्रेस अपने नेताओं को लेकर दुविधा में है। पंजाब में उसके सामने 3 चैलेंज हैं। पहला, कैप्टन और सिद्धू के बीच छिड़ी जंग का। दूसरा चैलेंज, पंजाब में अकाली और बीएसपी के गठबंधन से निपटना। और तीसरा, पंजाब की दलित पॉलिटिक्स में खुद को अव्वल रखना। कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में पेशी क्यों हुई? कैप्टन और सिद्धू की जंग का क्या हल निकला? राहुल गांधी को सिद्धू की कौन सी बात बुरी लग गई? क्या अब कैप्टन और सिद्धू के बीच रात थम जाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं सिद्धू? पंजाब में कांग्रेस की कलह कैसे खत्म होगी, इसके लिए माथापच्ची दिल्ली तक में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या हुआ, कैप्टन ने कौन सी सफाई पेश की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब कांग्रेस में कलह के 3 बड़े कारण क्या हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पहला, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। दूसरा, 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने से दोनों के बीच कलह बढ़ी है। तीसरा, सिद्धू के बयानबाजी के बाद विरोधी गुट के नेता एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में दिए गए सिद्धू के बयान दिल्ली में आलाकमान को भी चुभ रहे हैं। जैसे ही कैप्टन दिल्ली आए, राहुल गांधी और कमेटी दोनों ने एक ही बात कही कि वो सिद्धू के उस बयान से खुश नहीं हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 परिवार पंजाब में फायदा उठा रहे हैं। कमेटी और हाईकमान दोनों का कहना था कि सिद्धू को ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देने चाहिए थे। कांग्रेस इस बात को लेकर घबराई हुई है कि 2022 के चुनावों में सिद्धू और कैप्टन की जंग के चक्कर में विरोधी बाजी मारकर न ले जाएं, क्योंकि पंजाब में अकाली और बीएसपी गठबंधन कर चुके हैं।
और इसी रणनीति के लिए कैप्टन को कमेटी के सामने पेश किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने 90 मिनट तक पेशी हुई, लेकिन कैप्टन के सुर सीधे सिद्धू के खिलाफ थे। 3 सदस्यीय पैनल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ना ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सीएम कैप्टन ने कमेटी से साफ तौर पर कहा कि मैं तो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहता हूं और आप उसी महत्वपूर्ण पद देकर मेरे साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दरार को पाटने के लिए पार्टी आलाकमान लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। समिति ने पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद पैनल के सदस्यों ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि आगामी बैठक का उद्देश्य तमाम मुद्दों के संबंध में उन पर सहमति का समाधान खोजना है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले शोपीस नहीं है। इससे पहले सिद्धू ने कहा था कि बार बार कहने पर भी जब सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनको सिस्टम से हटना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के सामने पंजाब में चुनौतियां बड़ी हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, इसी पर बार बार मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो। कल दिल्ली में मोदी विरोधी मोर्चे ने 2024 में जीत के गणित का गुणा भाग सेट कर दिया। शरद पवार के घर मीटिंग हुई, गैर कांग्रेसी दलों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार के न्योते पर मोदी विरोधी मोर्चा जुटा, घंटों मंथन चला। 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन यहाँ सियासी दंगल की तैयारी भरपूर है। एनसीपी चीफ शरद पवार के न्योते पर मोदी विरोधी मोर्चा जुटा, घंटों मंथन चला। अभी समय आ गया है, कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया। पहले मीटिंग के अंदर मंथन का एक हिस्सा बहुत गौर से सुनिए, पूरी सियासी पिक्चर की पटकथा आपको समझ में आ जाएगी। अभी समय आ गया है, कोविड का कंपल्शन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया तो we should do something because time is flying and country is going to face lots of challenges in the days to come, and if common man is aggrieved by the current central dispensation, we will be failing in our duties if we don't do anything. अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैच हो गया। डायलॉग सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के तरीके खोजे जा रहे हैं। यहाँ विपक्षी एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। चर्चा यही है कि तीसरे मोर्चे का चेहरा तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। यानी 2024 में नरेंद्र मोदी के नेहले पर दहला कौन होगा, विचार विमर्श किया गया। लेकिन जैसे ही मीटिंग के अंदर से शरद पवार के बुलाए मेहमान बाहर आए, राग बदल गया। अंदर बोले कि बैठक शुद्ध पॉलिटिकल है, लेकिन बाहर बोले इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। मीटिंग में मोदी विरोधी मोर्चे से जुड़ी दूसरी पार्टी की नुमाइंदगी करने पहुंचे नेताओं को भी सुनिए। मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराजगियां हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है,
उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की। देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं, वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। विपक्ष के नेता, बुद्धिजीवी और पूर्व नौकरशाहों के साथ शरद पवार ने मीटिंग की। पॉलिटिक्स के पावर सेंटर कहे जाने वाले पवार की अगुवाई में हुई मीटिंग पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आया, सुनिए। फैमिली बिजनेस वाली राजनीति करते हैं तो जो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो उनको आता नहीं है, और कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो चुनाव लड़ने का, मदद करने का काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है तो वो सबको प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम चलाएंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के बिना किसी तीसरे मोर्चे की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि सवाल बड़ा है, चेहरा कौन होगा। इस बिंदु पर मोदी विरोधी मोर्चा एकदम मौन है। तीसरे मोर्चे की अगुवाई पवार करेंगे या फिर ममता, इसे लेकर भी कंफ्यूजन है। ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की थ्योरी को नकार चुके हैं। तो क्या 2024 की लड़ाई मोदी बनाम सब होगी? आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जिस गिरोह को दबोचा गया उसके बारे में आंखें खोल देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया उसके कुछ वीडियो दरअसल सामने आए हैं। वीडियो देखकर ये पता चल जाता है कि कैसे धर्म की पुड़िया खिलाकर लोगों को बहकाया गया और उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया। धर्मांतरण के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। मजहब के नाम पर भोले भाले लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के एक मजहब को महान और दूसरे को बेईमान बताकर कैसे ठगी की जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से हुए हैं और इस बात की हम देख लीजिए कि कैसे मजहब की दुकानदारी चलाई जाती है, कैसे धर्मांतरण का गंदा धंधा किया जाता है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्मांतरण का धंधा करने वाले इस शख्स को आप जानते होंगे, उमर गौतम नाम है इसका। नाम से तो धर्मनिरपेक्षता टपकती है, लेकिन सोच से कट्टर सांप्रदायिक है। आज तक को इसके पुराने वीडियो मिले हैं जिनमें ये खुद अपने अधर्म का खुलासा कर रहा है। में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं।
क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। उमर गौतम को नोएडा में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। तब इसके कारनामों की कलई खुली थी। धर्मांतरण के इस रैकेट का खुलासा हुआ था। लेकिन आज आप खुद इसकी जुबानी धर्मांतरण के धंधे की पूरी कहानी सुनिए। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, इसके तार तमाम देशों में फैले थे। इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड, कई देशों तक इसने अपना जाल फैला रखा था। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, फुसलाना और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करना, यही इसका पेशा रहा है। लेकिन अब इसका कच्चा चिट्ठा पुलिस को हाथ लग गया है। पुलिस और कानून इसका हिसाब किताब करेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के धंधे पर कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। आपको बता दें, आज तक से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि ये लोग सुपारी देकर काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग रोकी जाए। 60 ऐसे जगह हैं जहां पर जो इस्लामिक दावा है वो लोग कन्वर्जन करने में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसी देखिए, ये जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का धंधा है और ये धंधा कहां से सुपारी लेके चल रहा है ये भी जानकारी में आ गया है। इस धंधे के जो धर्म परिवर्तन का काम है उसके न संविधान इजाजत देता है, न सरकार इजाजत दे सकता है और न समाज इजाजत देगा। इसलिए जो है वो संविधान, समाज और सरकार दोनों इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के धंधे के खिलाफ है। और जो भी इसमें शामिल है, जहां से भी सुपारी लेकर के ये काम हो रहा है, वो बचेंगे नहीं, ये बात समझ लेना चाहिए। इसी धर्म परिवर्तन की कड़ी में एक बड़ी जानकारी आई है कि विदेशी फंडिंग एनजीओ के जरिए, जिसमें अमेरिका, कतर, कुवैत, यहाँ से फंडिंग हो रही थी और भारत के एनजीओ में आ रही थी। क्या देखिए, इस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के अपराध में शामिल लोग हों या उनके आका हों, कोई नहीं बचेंगे। वहीं इस्लाम के नाम पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों को आपने देखा। अब हम आपको इस्लाम के नाम पर आतंक का खूनी खेल खेलने वालों की दरिंदगी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कोशिशों के बीच कल रात आतंकवादियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में मस्जिद के अहाते में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की वो आवाज जिस पर जर्रा जर्रा अल्लाह के सजदे में जुट जाता है। नमाज का वो लम्हा जब सिर्फ ऊपर वाले की खिदमत का ख्याल रहता है। उसी पाक वक्त में श्रीनगर के इस इलाके में दहशतगर्दी का खूनी खेल खेला गया। मस्जिद के पवित्र अहाते में आतंक की नई इबारत लिखी गई। ये सीसीटीवी फुटेज दहशतगर्दी की नई दास्तान है। ये रूह को हिला देने वाली है। मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर जानलेवा हमला कर आतंकियों ने अपनी कायरता एक बार फिर दिखा दी। विचलित करने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दहशतगर्दों ने पीठ पीछे इंस्पेक्टर डार पर हमला किया। रात 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर डार नमाज अदा करने नौगाम की कानीपुरा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन मजहब की आड़ में नफरत का कारोबार चलाने वालों को इससे कहां फर्क पड़ता है। 2 आतंकी आए और पीछे से डार पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही डार मुंह के बल गिर पड़े। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी आज सुबह कानीपुरा मस्जिद पहुंचे तो इंस्पेक्टर डार की शहादत के सबूत अब भी मौजूद मिले।
हम इस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं, अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान, बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुँचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर दो हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है, और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। सूत्रों के मुताबिक डार को 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत पास के SHMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डार नहीं रहे। परिवार में 13 साल की बिटिया और 10 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। साया तो आज नहीं तो कल उन दहशतगर्दों का भी उठेगा जिन्होंने ये गुस्ताखी की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर पर राजनीतिक खामोशी टूट रही है। लंबे अरसे बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल हुई है। कल पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली रवाना हो रही हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पाकिस्तान राग जो लेकर जो बयान दिया, उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। चौदह महीने नजर बंद रहने वाली महबूबा मुफ्ती। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। 8 महीने नजर बंद रहने वाले उमर अब्दुल्ला, 7 महीने नजर बंद रहने वाले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इन तीनों नेताओं को बुलावा आ चुका है, न्योता भेजा जा चुका है, इनकी तरफ से मंजूरी भी आ गई है। 24 जून की तारीख तय है। दिल्ली में मेगा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को न्योता दिया है। दावतनामे के ये तीनों बड़े मेहमान होंगे, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति बदल रही है? क्या जम्मू कश्मीर में रियायतों के दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस होने वाला है? कोई नहीं जानता 24 जून को पीएम के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा। पीएमओ की तरफ से एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी मंच खुला होगा, चर्चा भी खुलकर होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी राजनीति डगमगाने लगती है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। पीडीपी का ये पाकिस्तान राग पुराना है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कल की बैठक में महबूबा पीएम की मौजूदगी में राग पाकिस्तान गाने लगी, तो क्या ये सरकार के लिए असहज स्थिति नहीं होगी? अगर मोदी सरकार ये जोखिम मोल लेने को तैयार है, तो इसका मतलब कश्मीर पर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।